बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ के साथ मैं हूँ महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से चंद अहम टॉप स्टोरीज़ की जानिब बढ़ेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे और सियासत पर सियासत हो रही है, सियासत पर मुनाफ़िक़त की जा रही है या अवामी मफ़ादात के तहत सियासी जमातों का एक अच्छा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। हो क्या रहा है इस वक़्त गिलगित बल्तिस्तान में, इसी हवाले से बात करेंगे। पहली टॉप स्टोरी जो हमारे पास इस वक़्त मौजूद है, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की सहाफ़ियों के बगैर इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये अवाम के साथ सियासत या फिर मुनाफ़िक़त है, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत की गई है उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट ताल्लुक अवाम के साथ है। नाज़रीन, पहले तो मैं ये बात यहाँ पे लाज़मी तौर पर करना चाहूँगी कि हाफ़िज़ हफ़ीज़ुर रहमान साहब की जब हुकूमत थी, वज़ीर आला जब वो थे, उनकी हुकूमत, उनके इक़्तिदार के बाद जितनी जमातें बरसर इक़्तिदार आई हैं, बशमूल अभी की जो कोalition गवर्नमेंट है, चंद मिनिस्टर्स हज़रात को तो ये इल्म ही नहीं है कि मीडिया की डेफिनिशन है क्या असल में। चाहे हम उसमें सोशल मीडिया का ज़िक्र करें, लोकल मीडिया का ज़िक्र करें, डिजिटल मीडिया का ज़िक्र कर लें या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया का ज़िक्र कर लें। आइडिया ही नहीं है, बस जी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हमने मीडिया को बुला लिए हैं, हमने कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बुला लिए हैं, तो वो ना सहाफ़ी की कैटेगरी का उनको आइडिया हो रहा है और ना ही उनको सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और लोकल मीडिया का जो फ़र्क है, उनमें कोई फ़र्क वाज़ेह उनको हो पा रहा है। क्योंकि नाज़रीन, कोई मिनिस्टर साहब जो हैं वो जीबी हाउस में चंद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बिठा के कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। भई प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस रिलीज़ निकाली जाती है। आया मेरा सवाल है कि क्या वो प्रेस रिलीज़ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स निकालेंगे? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बंद कमरे में बैठकर और फिर कहते हैं कि हमने प्रेस रिलीज़ जारी हो गई है, तो वो सोशल मीडिया यूज़र्स जो है वो ये बातें सामने रख रहे होते हैं। एक तो नाज़रीन, हमारे गिलगित बल्तिस्तान के चंद वुज़रा हज़रात की मैं बात कर रही हूँ, उनको मीडिया एथिक्स का नहीं पता, उनको जर्नलिस्ट की कैटेगरी का नहीं आइडिया है, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस का पता नहीं है, सोशल मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया, अब ये डिजिटल मीडिया, लोकल मीडिया, इनमें डिफरेंसेस उनको वाज़िया नहीं है। और जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवानी होती है, तो अपने मनपसंद चंद सहाफ़ी हज़रात को बुला लेते हैं, जो उनके कसीदे पढ़ने के ख़्वाहाँ होते हैं, ख़्वाहिशमंद नज़र आते हैं, जिनको उनकी खामियाँ नज़र ही नहीं आती है, सिवाय खूबियों के अलावा। खूबी बस खूबी है और सिर्फ़ खूबी है। तो उन चंद सहाफ़ी हज़रात को वो बुला लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है और बाकियों को अता पता ही नहीं होता। तो ये हमारे गिलगित बल्तिस्तान के जो एक सियासी निज़ाम में जिनको इक़्तिदार मिल जाता है, वो सियासत फिर ऐसे करते हैं। अपनी सियासत चमकाने के लिए वो तरीक़ेकार कोई बिगाड़ के रख देते हैं कि समझ से बाला तर हैं कि ये कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, आया इनको कुछ पता भी है, इल्म है, नहीं है। और अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको कोई सवाल अगर कर लें तो वो है ना गिलगित बल्तिस्तान में कि ज़ातियात पे लिए बगैर तो रहते नहीं हैं। ये प्रोफेशनलिज्म को प्रोफेशनलिज्म के अंदर ही रखना और जो आपके पर्सनल मैटर्स हैं उसको सेपरेट रखना, ये तो हमारे सियासतदानों ने अभी सीखा ही नहीं है। अभी यहाँ कुछ बोल दिया और वहाँ दिल, जिगर, गुर्दे, मैदे सब पे लेके बैठ गए। तो अगर यही अलमिया रहा तो बस आपकी सियासत चमकी और यहाँ पे सहाफ़त बस उसका बेड़ा गर्क ही समझे हुआ। लोकल मीडिया की एक डेफिनेशन है, डिजिटल मीडिया आजकल सहाफ़ी उस पे बड़ा काम करते नज़र आ रहे हैं, तो हमारे मिनिस्टर हज़रात को ये फ़र्क वाज़िया होना चाहिए। मेरी गुज़ारिश ये है कि थोड़ा-सा जो है वो पढ़ लें कि मीडिया साइंस क्या है और ये सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया की डेफिनिशन क्या है, फ़र्क क्या है? और उसके बाद आपके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, प्रेस रिलीज़ जारी करें, तो कुछ समझ में भी आता है, कुछ अच्छा भी लगता है और वाक़ई ऐसा फ़ील होता है कि एक अच्छे वेल एजुकेटेड कैबिनेट के हवाले से बातचीत हो रही है। क्योंकि अभी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम ने किया है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये सिर्फ़ कॉन्फ्रेंस थी क्योंकि इसमें प्रेस तो थी ही नहीं। बंद कमरे में अपने चंद वुज़रा को बिठा के उन्होंने अपनी चंद बातें उन्होंने जो लिखा हुआ था उसको देखते हुए पढ़ के तो सामने रख दी और बाकी फुटेजेस आगे नशर करने के लिए भेज दिए, जो कि बहुत बड़ा गिलगित बल्तिस्तान की अवाम पे एहसान किया है ये तो। कोई सवाल-जवाब का सिलसिला नहीं है, कोई सहाफ़ी उठ के जो है वो अवाम के हवाले से सवाल नहीं पूछ सकता है, उनकी कारकर्दगी पे कोई जो है वो पूछ-गछ नहीं हो सकती है। ये बड़ा अच्छा नया फ़ॉर्मेट जो है अभी के मौजूदा वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान साहब ने ये नया फ़ॉर्मेट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। आया कि ये करामत साबित हो गई या नहीं, लेकिन इस हुकूमत ने कुछ किया हो या ना किया हो, स्पेशली वज़ीर आला की बात करें, कुछ अच्छा नया कोई तरीक़ेकार बताया हो ना बताया हो, बंद
बंद कमरे में कॉन्फ्रेंस करके ज़रूर बताया है कि इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, जो कि हमारी समझ से बालातर है। चलें, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खैर उनकी बाहर उन्होंने दिखा दिया, लोगों को बता दिया। अब उसमें बताया क्या? कोalition गवर्नमेंट है या मिक्स अचार खिचड़ी पकी हुई है यूं कह लें। पीपल्स पार्टी भी उसमें है, विज़रा साथ तशरीफ फरमा है, जिनकी अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर अभी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हालिया जो एलिमेंट्री बोर्ड के नताइज थे सिफर, यानी कि उनके मुंह पे तमाचा है अगर वो समझ सके। वो रूम के अंदर चंद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बिठा के तो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया और बुलंद बांध दावे के भाई अब तो हम ये करेंगे, केटू को खोद के रख देंगे, बड़े से बड़े मार्के सर अंजाम देंगे। लेकिन अमली तौर पर जो मैदान है ज़मीनी हक़ाइक़ उससे मुताबिकत ही नहीं रखते हैं। सीएम साहब ने कहा कि जो 1 ईयर उनकी परफॉर्मेंस रही है तो वो बड़ी जो है अच्छी रही है, मुस्बत रही है। हर एतबार से किसी भी एंगल से ज़रा उसका मुवाज़ना कर लिया जाए, उसकी तहक़ीक़ कर लिया जाए तो बड़ी अच्छी रही है। लेकिन आपने तो मौका ही नहीं दिया। आपकी परफॉर्मेंस के हवाले से चंद बातें जो कि हमारे सहाफ़ी हज़रात को मालूम है, वो आपके सामने सवाल रखें क्योंकि आपने बंद कमरे में कॉन्फ्रेंस कर दिया, नाम उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दिया, तो आपकी 1 साला कारकर्दगी के ऊपर कैसे कोई सवाल करे? आया सबको तो अपनी कारकर्दगी बेहतरीन ही लगती है। मुझे भी इस वक़्त महविश मुमताज़ बेग अच्छा काम कर रही है। मैं खुद बोलूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जब तक सामने से कोई रिमार्क्स नहीं आते, रिवॉर्ड नहीं आते, क्या फ़ायदा है फिर? सीएम साहब ये सवाल आपसे है। तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू जो आपने अपने परफॉर्मेंसेस बता दिए, गिनवा दिए हैं, ये तो एहसान किया। ये तो वाक़ई बहुत बड़ा एहसान है और अवाम को मानना चाहिए कि एहसान है। आपने फरमाया कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो काफ़ी अच्छी रही है, हर तरह से मामलात आपने सँभाले हैं। तो आया आप लोगों ने कौन से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपने संभाली है? कौन से ऐसे जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन आए कि आपको मौका मिला हो आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को काबू कर सके? ऐसा कोई इंसिडेंट आया ही नहीं और ये आपकी हुकूमत की कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है। बीच में जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है बाक़िर साहब की जो है वो एक वॉइस रिकॉर्डिंग एक वो चली गई थी तो वो पूरा का पूरा जो है वो दयामर इजलास के जो लोग बाहर आ गए थे वो इंसिडेंट कब हुआ था? तो आपके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को सँभालने की मिसाल तो यही से हम उठा सकते हैं। तो बराए मेहरबानी गुज़ारिश आपसे ये है कि वो बात बताएँ, वो काम आप ज़रा गिनवा दें जो कि वाक़ई ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत रखते हों। आपने फरमाया कि 10 लाख से ज़ायद जो है वो टूरिज़्म गिलगित-बल्तिस्तान में गुज़िश्ता साल आए। खुशाइंद बात है और ये भी आपकी हुकूमत की कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है। आपकी हुकूमत ने टूरिज़्म के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया कि फ़ॉरेनर से डोमेस्टिक टूरिज़्म जो है वो गिलगित-बल्तिस्तान आए और आया ये सवाल है कि अगर तो 10 लाख से ज़ायद जो है वो टूरिस्ट गिलगित-बल्तिस्तान का उन्होंने रुख किया है, तो मुझे ये फरमा दीजिएगा कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट को इससे कितना फ़ायदा हुआ है? गिलगित-बल्तिस्तान के खज़ाने में कितना जो है वो रेवेन्यू जमा हुआ है? और टूरिज्म से रिलेटेड आप लोगों ने मज़ीद क्या इक़दामात किए हैं, अमली तौर पर जो कि नज़र आ सकें? आपके टूरिज्म मिनिस्टर ने सिवाय उनके विज़िट्स के, वो भी इंटरनेशनल टूर्स के अलावा और गिलगित-बल्तिस्तान में कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आया। कहाँ पे आपने होटलिंग सिस्टम का निज़ाम आपने ठीक किया हो और कहाँ पे आपने स्टेक होल्डर्स को जो है वो बिठा के उनके तहफ़्फ़ुज़ात, गुज़ारिशात आपने सुने हों। ऐसा कुछ हमें हमें तो इस 1 साल के दरमियान में ऐसा कुछ नहीं सुनाई दिया। जो सुनाई दिया है वो सिर्फ ये सुनाई दिया है कि वज़ीर आला गिलगित-बल्तिस्तान की तबीयत नासाज़ है। 4 लोग उनको चला रहे हैं, वो चल रहे हैं, वो बात भी जो है वो दूसरों के थ्रू की जा रही है। गवर्नर गिलगित-बल्तिस्तान की तबीयत नासाज़ है, तो वो 4 बंदे उनको भी चला रहे हैं, वो चल रहे हैं, वो 4 लोगों की बातें सुन रहे हैं। तो ना तो हमारे गिलगित-बल्तिस्तान का इस वक़्त गवर्नर जो है वो खुद मुख्तार नज़र आ रहा है और ना ही वज़ीर आला गिलगित-बल्तिस्तान इस वक़्त कोई इतने एनर्जेटिक या खुद मुख्तारी की अगर उनकी बात कर लिया जाए तो कोई इंडिपेंडेंसी उनके अंदर भी नज़र नहीं आ रही। यही तो अलमिया है फिर। ये सिस्टम बस खानापुरी है भई। ये गवर्नर की कुर्सी पे इनको बिठा दो, ये चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे इनको बिठा दो। बेशक उनको अलिफ-बे का कुछ अता पता ना हो, ठीक है? मामलात अगर नहीं सँभाल पा रहे तो कोई मसला नहीं, बस बिठा दो, खानापुरी कर दो। लेकिन ये गिलगित-बल्तिस्तान के अवाम के साथ ज़्यादती है और बहुत बड़ी ज़्यादती है। साथ ही वज़ीर आला गिलगित-बल्तिस्तान साहब ये फरमा रहे हैं कि भई एनएफसी अवार्ड में गिलगित-बल्तिस्तान को शामिल कर लिया जाए। इससे क्या होगा कि 250 अरब या खरब बल्कि ये जो है वो गिलगित-बल्तिस्तान को मिलेगा। तो चीफ मिनिस्टर साहब आपको ये इल्म होना चाहिए कि गिलगित-बल्तिस्तान एनएफसी अवार्ड के उस दायरे-कार में अभी तक शामिल ही नहीं हुआ, तो कैसे एनएफसी अवार्ड उनको दिया जाएगा या वो बजट उनको उस तरह से मिलेगी?
NFC کا مطلب کیا ہے؟ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ، جو کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 161 کے تحت جو ہے وہ صوبوں کو دی جاتی ہے۔ گلگت بلتستان صوبہ کہاں سے بن گیا جو آپ NFC ایوارڈ میں حصہ مانگ رہے ہیں؟ گلگت بلتستان کو تو ابھی آئینی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے، اور آپ بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ NFC ایوارڈ میں شامل کر کے اس کے مطابق بجٹ دے دیا جائے۔ تو آپ کم از کم جب ایسے بند کمروں میں آپ کانفرنس کرتے ہیں، پریس کو سائٹ پر رکھ کے، تو کم از کم جو 4-5 آپ کے وزراء آپ کے ساتھ تشریف فرما تھے، ان سے تو کم از کم مشاورت کر لیتے، یا جس نے آپ کو وہ تحریر ساری لکھ کے دی تھی، ان کے تو عقل میں یہ بات آنی چاہیے کہ گلگت بلتستان کا عوام کے دیرینہ مطالبہ ہی یہی ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کو کانسٹیٹیوشنل رائٹس دے دیے جائیں۔ اگر میں یہاں پہ آئینی حقوق کی بات کروں تو پھر یہ پورا کا پورا چیپٹر اوپن ہو جائے گا۔ فریڈم آف سپیچ ہمارے بیسک جو ہے رائٹس نہیں ہیں یہاں پہ، اس طرح سے فریڈم آف ایکسپریشن اس طرح سے نہیں ہے، تو کیا بات کرتے ہیں؟ یہ واقعی مضحکہ خیز ایک پریس کانفرنس ہی رہی ہے، جس کے اوپر داد دی جا سکتی ہے جن لوگوں نے پورا یہ پلان کیا، یہ اسکرپٹ لکھی اور یہ مینج کیا۔ اور لاسٹ میں وزیر اعلیٰ صاحب نے جو اہم نقطے کے اوپر نظر ثانی فرمایا وہ تھا لینڈ ریفارمز بل۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ہم نے اسٹیک ہولڈرز کو بھی ساتھ میں رکھ لیا، ان سے بھی مشاورت کر لی ہے، کابینہ نے منظوری دے دی ہے، اور اب اس کے بعد اس کو اسمبلی سے متفقہ طور پر منظور کروانے کے بعد اس کو قانون بنایا جائے گا، ایکٹ بن جائے گا۔ پھر اس سے ہوگا کیا؟ گلگت بلتستان کے باشندے آپ بھی ہیں، اگرچہ آپ سیاست میں آ کے آپ نے بہت کما لیا ہوگا، لیکن ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں جن کے ووٹ سے آپ آئے ہیں، جن کی زمینیں اس وقت خالصہ سرکار کے نام پہ لوٹی جا رہی ہیں، ان کو ریلیف دینے کی بجائے چلیں یہاں پہ یہ بات کر لی جائے ناظرین کہ وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں ہم نے اسٹیک ہولڈرز کو مطلب ساتھ میں رکھا ہے، ان کو ساتھ ملایا ہے، تو پورا اس وقت جو آپ کا سوشل میڈیا کمپیننگ آپ کے اگینسٹ ہو رہی ہے کہ یہ کالا قانون ہے، یہ لینڈ ریفارمز بل جو ہے، اس میں کوئی ایسی ریفارمز نہیں ہے جو کہ عوام کے حق میں جائیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی آپ کے اگینسٹ نظر آ رہی ہے، اپوزیشن آپ کے اگینسٹ نظر آ رہی ہے، آپ نے کس کو اعتماد میں لیا ہے؟ اپنے چند وزراء کو، یا ان کو جنہوں نے آپ کو یہ اسکرپٹ لکھ کے دی ہے؟ یہ باتیں تو سمجھ سے بالاتر ہیں وزیر اعلیٰ صاحب۔ آپ نے تو شاید یہ لینڈ ریفارمز بل صحیح سے پڑھا ہی نہیں ہوگا، اس میں لکھا ہوا کیا ہے، اور پھر آپ اس کو خیر دیکھیں اب تو یہ بل بنے گا، کیسے بنائیں گے آپ لوگ اور کیسے عوام پہ لاد دیا جائے گا، تھوپا جائے گا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن آخر میں شکریہ ضرور ادا کروں گی وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان صاحب کا، جو پریس کانفرنس بند کمرے کے اندر ریکارڈڈ کر کے آگے بھیج دیا گیا نا، نیا سسٹم تو ضرور متعارف کروایا گیا ہے۔ یہ عوام کا جو ہے نا، عوام پر آپ کو بہت بڑا احسان رہے گا۔ ناظرین اب بڑھتے ہیں دوسری ٹاپ سٹوری کی جانب۔ سال کے آغاز میں ہی گلگت بلتستان کی فضا سوگوار ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئی، جس کا بڑا افسوس ہے اور جس پر صرف اظہار تعزیت ہی کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین انسانیت کا بے لوث خدمتگار اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان کی رحلت پر اظہار تعزیت پیش کرتے ہیں۔ 5 فروری 2024 کو ان کی رحلت ہوئی۔ یہ خبر سن کر عالم اسلام میں ایک دکھ پایا گیا اور ان کی مغفرت کی دعائیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ پرنس کریم آغا خان الحسینی صاحب کوئی جن کی پرسنالٹی ان کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں کی جا سکتی اس طرح سے، کیونکہ انہوں نے انسانیت کی خدمت کیا ہے، نہ مذہب دیکھا، نہ فرقہ دیکھا، نہ علاقہ دیکھا، ترقی پذیر ممالک کے جو علاقے ہیں ادھر جا کے جو کام کیے ہیں، اربوں ڈالر جو ہے وہ خرچ کیے ہیں تعلیمی نظام پر، صحت کے نظام پر اور امپلائمنٹ کو بڑھانے کے حوالے سے۔ بے روزگاری ہمارے معاشرے پہ ایک بہت بڑا داغ ہے، اس کے لیے پرنس کریم آغا خان الحسینی کی جو خدمات ہیں وہ سنہری حروف سے تاریخ میں لکھا جائے گا، اور یہ بہت بڑا نقصان عالم اسلام کے لیے اوورآل رہا ہے۔ ساتھ ہی کراچی جامشورو ٹریفک حادثے میں بلتستان کا روشن چہرہ معروف منقبت خواجہ علی کاظم، سید جان رضوی، زین ترابی اور خواجہ ندیم کے فانی جہان سے کوچ کر جانے پر بھی تعزیت پیش کرتے ہیں، اور یہ بھی یقیناً ایک ایسا دکھ ہے، ایک ایسا غم ہے جو کہ اتنی جلدی تو کم بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی بھرے گا۔
और अल्लाह सबकी मग़फ़िरत करे, यही दुआ हम करते हैं। यहाँ पर नाज़रीन ये जो कराची में जो ट्रैफ़िक हादसा हुआ, उस हवाले से सिंध हुकूमत को भी ज़रा होश के नाख़ुन लेने चाहिए, स्पेशली आईजी साहब को ज़रा इस मामले की तहक़ीक़ात ज़रा एफ़िशिएंटली करके दिखा दें, थोड़ी-सी एफ़िशिएंसी लेकर आएँ, ट्रांसपेरेंटली जो है इसके ऊपर ज़रा काम करें, क्योंकि कार एक्सीडेंट में जो मुतरादिफ़ पार्टी थी, उनको काफ़ी हद तक रिलीफ़ दिया जा रहा है। ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वीडियो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं और सबूतों के साथ बल्कि इसके ऊपर जो है वो बात की जा रही है। आईजी साहब को ज़रूर इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और जहाँ तक बात रही नाज़रीन ख्वाजा अली काज़िम उनके यहाँ पूरे गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह से लोगों ने शिरकत किया और जिस तरह से ये इस गम में बराबर के शरीक हुए, इसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ज़ाकिर अहले बैत जो वो कलाम उनका होता था, वो एक नौकरी जो उन्होंने अहले बैत की, उसके इवज़ उनको इतनी इज़्ज़त जो है वो दुनिया से जाने के बाद भी नसीब हुई है। और यहाँ पे नाज़रीन सबसे बड़ी बात मैं सिर्फ़ ये कहना चाहूँगी कि तमाम तर क्रेडिट जो ख्वाजा अली काज़िम को दिया जा रहा है और फ़ातिहा ख़्वानी जो की जा रही है, या जितनी उनकी मग़फ़िरत की दुआएँ की जा रही हैं, उसके साथ-साथ उनके वालिद साहब को जो है वो तमाम तर एप्रिसिएशन उनको मिलनी चाहिए, जिन्होंने अपने बच्चे को तालीम के साथ-साथ इस फ़ील्ड में जो साथ चलाया और एक अच्छी परवरिश का ही नतीजा है कि उनके इस दुनिया से जाने के बाद भी जिस तरह से लोगों ने उनके लिए दुआएँ की और जिस तरह से तड़प-तड़प के अफ़सोस का इज़हार किया। तो देखिए नाज़रीन, कहा ये जाता है कि अगर आपको ये सुनना है कि आप अच्छे हो, तो इसके लिए आपको मरना पड़ता है, क्योंकि जब तक ज़िंदगी का साथ आपके साथ है, तो आप में लोग ख़ामियाँ ही ख़ामियाँ तराशते हैं, आपकी खूबियों को उस तरह से देखते ही नहीं हैं, ना ज़हमत करते हैं। लेकिन मुझे ये बताएँ कि मरने के बाद आप किसी के कब्र पे 4 गुलदस्ते रख देते हैं, उसका क्या फ़ायदा है? अगर वही 4 गुलदस्तों की जगह 4 गुलाब आप ज़िंदगी में ही उनको ला के दे दें, तो इसी का कहीं न कहीं सवाब ज़्यादा बढ़ेगा। और मैंने ये देखा है कि जिस तरह से सारी वो तैयारियाँ हुई और जिस तरह से वो तदफ़ीन उनकी हुई है, तो मेरी गुज़ारिश ये है कि जितनी आँख अश्क बार हुई है, सब के सब मिलकर अगर इनके वालिद साहब का ख़्याल रख लें, इनके घर का ज़रा ख़्याल रख लें, तो आप वाक़ई जो ख्वाजा अली काज़िम से जो मोहब्बत आपकी है, तो कहीं न कहीं उसका हक़ अदा हो जाएगा। आप मातम करें, आप रोएँ-पीटें, आप जिस तरह से अपने आप को आप हल्कान कर सकते हैं, वो एक अपनी जगह बजा होगा, लेकिन उसी के बरअक्स अगर उसकी फैमिली को ज़रा इम्पोर्टेंस दे दें और उसकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, फिज़िकल सपोर्ट करें, तो आप उस मोहब्बत का हक़ अदा कर सकते हैं। साथ ही नाज़रीन यासिर ताबान साहब जो कि स्पेशल कोऑर्डिनेटर सीएम हैं, उनका बल्तिस्तान के नौहा ख़ानों के आखिरी रसूमात के इंतज़ामात की कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर लगी हुई थी, जिनके ऊपर सारिफ़ीन ने चंद सारिफ़ीन एक जो हल्का होता है, उन्होंने तनक़ीद का निशाना भी बनाया और एक हल्के ने उनको सराहा भी कि उनके अपने हल्के के असेंबली मेंबर ने तो कोशिश ही नहीं किया कि ये तमाम तर मामलात को ज़रा कंट्रोल कर लें और कुछ अगर मदद हो सके किसी भी तरह से तो उसमें पार्टिसिपेट किया जाए। इसके बरअक्स देखा ये गया कि यासिर ताबान साहब जो कि उनका हल्का भी वो नहीं है और उन्होंने ये सियासी एतबार से नहीं, ये एक हमारा जो भाईचारा जो सिस्टम है गिलगित बल्तिस्तान में और एक अखलाकी तौर पर उन्होंने इन रसूमात के अदायगी के लिए जो अपने फ़राइज़ सरअंजाम दिए, कहीं न कहीं जो है वो वाक़ई ये एक अच्छी बात है और इसको एक तनक़ीद के नज़रिए से देखने की बजाय थोड़ा-सा ज़रा आँखों का वो जो तनक़ीद का चश्मा है उसको हटा के देखें तो हमारे मुआशरे के लिए बेहतर होगा। यहाँ पर सियासत सब करते हैं। यासिर ताबान साहब के पास अभी कोई सियासी कुर्सी उस तरह से नहीं है, असेंबली में नहीं है। असेंबली मेंबरान ने क्या किया मुझे ये बता दें, जो हमारे मनक़बत ख़्वाह जिनकी अभी रिसेंटली ट्रैफ़िक हादसे में डेथ हुई है, उनके लिए, उनकी फ़ैमिली के लिए कोई ऐलान किया, उनकी फ़ैमिली को जाके कोई सपोर्ट किया किसी तरह से, किसी भी असेंबली मेंबर की तरफ से ऐसी कोई बात मंज़िल आम पर नहीं आई। तो काज़िम ईसम साहब इवन के उनके अपने जो है वो एरिया के हैं और इस वक़्त असेंबली मेंबर भी हैं, तो वो सिवाय ताज़ियत के उन्होंने और कुछ नहीं किया है। तो मेरी गुज़ारिश यही है कि जितना प्यार मोहब्बत आप उनसे करते हैं, अब उनकी डेथ के बाद आप उनकी फैमिली को उसी तरह से सपोर्ट करें, तो आप अपना हक़ अदा कर सकते हैं। साथ ही नाज़रीन 2 और ट्रैफ़िक हादसे में स्कर्दू के 2 जवान जो हैं वो उनकी डेथ हुई है, जिसमें सैयद सिफ़्तीन उर्फ़ आगा क़मर साहब जो कि जिनका ताल्लुक़ स्कर्दू उल्डिंग से हैं, उनके साहिबज़ादे की डेथ हुई है। साथ ही ज़कावत ख़ालूपा
کا بیٹا بھی اسکردو میں ہی ایک ایکسیڈنٹ میں جو ہے وہ ان کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے، تو ان کو بھی جو ہے وہ اظہار تعزیت پیش کرتے ہیں اور ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اب ناظرین بڑھتے ہیں تیسری ٹاپ سٹوری کی جانب، اور تیسری ٹاپ سٹوری یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر ممبر لیجسلیٹو اسمبلی گلگت بلتستان کاظم میثم صاحب کا لینڈ ریفارمز بل کے اوپر سیاست پر سیاست۔ یہ سیاست پر سیاست ناظرین اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ لینڈ ریفارمز بل کس کے دور حکومت میں آیا تھا، کون اس وقت منسٹر تھا، کون آج اپوزیشن لیڈر ہے، کون اس وقت اس کے حامی تھے اور کون آج اس کے مخالفین میں شامل ہوئے ہیں۔ تو یہ سیاست پر سیاست، سیاست میں ہی منافقت کیوں ہے، یہ سوال ہے ناظرین۔ لینڈ ریفارمز کمیشن بنا سب سے پہلے تو تاکہ گلگت بلتستان میں جو زمینیں وہاں کے عوامی زمینوں کی بات کر رہی ہوں، خالصہ سرکار نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد خالصہ سرکار کا کالا قانون وہ ویسے ختم ہو جاتا ہے، جو کہ ہمارے سیاسی جماعتوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جب ان کو اپنا اس میں فائدہ مفاد نظر آتا ہے تو وہ اس کے حق میں ہو جاتے ہیں، اور جب ان کو کریڈٹ نہیں ملنا ہوتا تو وہ اس کے مخالف جو ہے وہ کھڑے نظر آتے ہیں۔ تو لینڈ ریفارمز کمیشن پہلے بنا، اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہ تو پیپلز پارٹی کے دور کی بات کر رہی ہوں ناظرین، اس کے بعد جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی اور اس وقت بھی مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ امجد ایڈوکیٹ صاحب نے یہ لینڈ ریفارمز کے حوالے سے جب بات کیا تو حافظ حفیظ الرحمان جو اس وقت وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے، انہوں نے کہا تھا کہ لینڈ ریفارمز ہم کریں گے اور عوام کو جتنا فیسلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے ہم کریں گے۔ اب اس کے بعد لینڈ ریفارمز کمیٹی بن گئی، پھر جب لینڈ ریفارمز بل کی بات آئی تو خالد خورشید صاحب تو پیچھے نہیں ہٹے تھے نا، وہی تھے اور انہی کے منسٹرز تھے جن میں کاظم میثم صاحب اس وقت منسٹر ایگریکلچر، جن کی پرفارمنس کے اوپر ان کے ہی وزیر اعلیٰ نے سوالیہ نشان جو ہے وہ اٹھا دیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی منسٹری کی پرفارمنس ہی صفر ہے، اور یہ کوئی زبانی کلامی بات نہیں کر رہی ناظرین، یہ آن ریکارڈ ہے، نیوز پیپر میں باقاعدہ یہ خبریں جو ہیں وہ لگی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان کی منسٹری بھی جو ہے وہ ان سے سنبھلی نہیں، کاظم میثم صاحب سے، تو وہ منسٹری بھی چینج ہو گئی۔ لیکن اسی وقت ہم نے ایک صف جو تھی حکومتی وزراء کی صف، اس میں کاظم میثم صاحب کو ہم نے کھڑے پایا جو کہ لینڈ ریفارمز بل کے حوالے سے قصیدے پڑھ رہے تھے حکومت کے، اور وہ اس وقت یہ فرما رہے تھے کہ یہ ٹھیک ہے، ساتھ ہی ہر طرح سے جو ہے وہ عوام کو سیکیور کیا جائے گا، عوام کو جو ہے وہ تحفظ دیا جائے گا۔ آج ناظرین کاظم میثم صاحب بینگ این اپوزیشن لیڈر وہ اس کے جو ہے وہ مخالف نظر آ رہے ہیں، وہ منافی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بل اچھا نہیں ہے، یہ بل جو ہے وہ عوام کے حق میں نہیں ہے، یہ لینڈ مافیاز جو ہیں اس کے قبضے میں آ جائے گی، گلگت بلتستان کے تمام تر زمین جو ہے وہ جو آباء و اجداد سے انہوں نے حاصل کیا تھا یہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اب بھرپور جو ہے وہ کمپیننگ انہوں نے سٹارٹ کر دی ہے۔ تو آیا کاظم میثم صاحب یہ بھی فرما دے کہ اس وقت یہ صحیح تھا جب آپ لوگ اقتدار میں تھے، آج یہ بل غلط ہے جب آپ اپوزیشن میں ہیں؟ تو کوئی بھی چیز جب آپ لوگ اقتدار میں ہو تب ٹھیک ہوتی ہے، اور جب آپ لوگ اپوزیشن میں ہو تب یہ غلط ہوتی ہے، یہ کیسے ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اٹس اے کوشچن فرام مائی سائڈ۔ اگر آپ جواب دے دیں تو بہت بڑا جو ہے وہ گلگت بلتستان کے عوام کے اوپر احسان ہوگا۔ آیا اگر یہ بل تب ٹھیک تھا جب آپ لوگوں کی حکومت تھی تو آج بھی یہ بل ٹھیک ہے پھر؟ اور اگر یہ بل آج غلط ہے اور عوام کے حق میں نہیں ہے تو یہ بل تب بھی غلط تھا اور عوام کے حق میں نہیں تھا جب آپ لوگوں کی حکومت تھی اور آپ منسٹر کی کرسی پر فائز تھے۔ ان باتوں کا ذرا خیال رکھ لیا کریں، یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہی ناظرین، یہ 26 نومبر 2021 کو امجد ایڈوکیٹ صاحب نے ہی ایک پریس کانفرنس کیا تھا، اور یہ جب بل لایا گیا تھا خالد خورشید صاحب، جاوید منور صاحب، ساتھ ہی سہیل عباس صاحب جو کہ بہت زیادہ اس کی تعریف، اس کی قصیدے، اس کے فوائد جب گنوا رہے تھے تو اسمبلی میں انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی، وہ اسمبلی سیشن بھی جو ہے وہ آن ریکارڈ پڑا ہوگا۔ ساتھ ہی جو 26 نومبر 2021 کو ہی امجد ایڈوکیٹ صاحب نے ایک ویڈیو میں یہ پیغامات ظاہر کیے اور اس بل کے حوالے سے تشویش کا اظہار بھی کیا، اپنے تحفظات بھی جو ہے وہ مینشن کیے۔ تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، خیر ابھی تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے کہاں، پی ٹی آئی کے لوگ کہاں ہیں، یہ بھی ذرا ڈھونڈنا پڑے گا۔ اور کاظم میثم صاحب تو اس وقت ان کے اتحادی تھے، ان کے الحاقی تھے، تو تب تو وہ سب کچھ ٹھیک تھا، آج جا کے یہ چیزیں غلط ہو گئی ہیں۔ یہ سیاست پر سیاست، یہ سیاست پر منافقت کسی بھی طرح سے منظور نہیں ہوگی۔ آپ کی اپنی منسٹری پر اس وقت سوالات اٹھے تھے، خیر ابھی اگر آپ اپوزیشن میں رہ کے عوامی مسائل کا آپ کو ادراک ہو رہا ہے اور آپ عوام کے حق میں بول رہے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے، بٹ بینگ این اسمبلی ممبر آپ کو تب بھی اپنی ذمہ داریوں کو اسی طرح سے احساس ہونا چاہیے تھا، آج بھی اسی طرح سے احساس ہونا چاہیے۔ Either you are a minister or a
और एन ऑपोजिशन लीडर, ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है। ये झुटलाया नहीं जा सकता, उस चीज़ से कोई इनकारी नहीं हो सकता। नाज़रीन, मैं बार-बार इस बात को दोहरा रही हूँ कि ये तमाम चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है और जाके चेक भी किया जा सकता है, इवन दो उनकी अपनी प्रोफ़ाइल पर भी है। नहीं तो आजकल गूगल है, फ़ेसबुक है, सब चीज़ों पे सर्च करें, उनके अपने बयानात जो क्लिप्स लगे हुए हैं, सब कुछ सामने है। क्योंकि हम यहाँ पर बैठ के अगर सबूतों के साथ ये पेपर्स लेके बात करते हैं, काज़िम मीसम साहब को दिल पे लग जाती है और वो ये बात करते हैं जब भी वहाँ पे कोई मीडिया टॉक हो, वो कहते हैं कि इस्लामाबाद में बैठे सीनियर एंकर पर्सन जो है वो हमारे खिलाफ इस वक़्त सिफ़ में खड़े नज़र आ रहे हैं। काज़िम मीसम साहब, हमें कोई शौक नहीं है किसी भी सियासतदान के मुखालफिन में खड़े होने का। हम जस्ट सच बात करते हैं, हक बात करते हैं, जो कि आपसे बर्दाश्त नहीं होता। तो अगर बर्दाश्त तो आपसे ये भी नहीं होगा कि अगर मैं ये कहूँ कि ये जो कुर्सी है, ये जो सीट मिली है, वो आपकी अपनी कोई काबिलियत की बिना पर नहीं मिली है। आगा अली रिज़वी की मरहून मिन्नत है कि आपको उन्होंने चूज़ कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको जो है वो वज़ारत दी गई, उसके बाद अभी आप ऑपोज़िशन लीडर बन गए हैं। आपके अपने हल्के के अंदर जाएँ तो आपको पता चलेगा कि आपकी क्या ग्रोथ हुई है, आपकी क्या विलिंग है, आपकी क्या सिग्निफिकेंस है, आपके अपने अवाम आपको ज़बानी बता सकेंगे। हम यहाँ बैठ के हम सिर्फ़ कंपैरिज़न कर सकते हैं, हम सिर्फ़ बैठ के जो है वो आप लोगों के ही जो दोगला बयानात हैं, जो दोगला पॉलिसीज़ हैं, उसी के ऊपर से पर्दा उठा सकते हैं। इसके अलावा आपसे हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, कोई जानी दुश्मनी नहीं है। तो खुदारा थोड़े से जो पॉलिटिकल एथिक्स होते हैं, मीडिया एथिक्स होते हैं, खुदारा उनको समझें, क्योंकि आप अपने आप को एक पढ़ा लिखा गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का मेंबर कहते हैं, आप अपने आप को एक पढ़े लिखे, आप टीचर जो है, आप एक उस्ताद का अपने आप को जो है वो खिताब साथ में आपने अटैच रखा हुआ है, तो हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। अगर तो हम आप कह दें कि आपकी कुर्सी के ऊपर बात ना की जाए, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात ना की जाए, तो हम नहीं करेंगे। लेकिन फिर ये आगा अली रिज़वी साहब को भी सोचना चाहिए कि आपकी जो सीट है उसके ऊपर हम कैसे बात करें, किस तरह से बात करें। नाज़रीन, खैर बढ़ते हैं अब अगली टॉप स्टोरी की जानिब। और चौथी टॉप स्टोरी नाज़रीन हमारे पास इस वक़्त मौजूद हैं। दयामर चिराज़ के अवाम का हकूक़ 2 डैम बनाओ तहरीक, उस पे धरने पे वो बैठ चुके हैं इस वक़्त। उनका 2007 से 2024 तक वापडा के साथ जो मुआहदा उनका था, उसके ऊपर उनका कहना ये है, उन मुतासरीन का कहना ये है कि वापडा की तरफ से अमल दरामद नहीं हो पा रहा, वो वादा खिलाफ़ी कर रहे हैं, जिसकी एवज़ अब हम धरने पर बैठ गए हैं। हमारा 31 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड है, जिसको हमने सामने रखा है। अगर तो सामने से कोई रिस्पॉन्ड आता है इन अ पॉजिटिव वे, तो फिर हम ये मुज़ाकरात करेंगे, टेबल टॉक होगी, नेगोशिएशन के ज़रिए से हम ये मामलात को ख़त्म करेंगे। अदरवाइज़ हम अपना ये धरना भी जारी रखेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, सदीक अकबर चौक से इसका आगाज़ होगा। साथ ही 20 फरवरी सुबह 10 बजे तक अगर तो ये मिनिस्ट्रियल कमेटी नोटिफ़िकेशन नहीं होता या उनकी तरफ से ये नेगोशिएशन के लिए बातचीत का आगाज़ नहीं होता, तो फिर किसी की नहीं सुनी जाएगी। अभी तक कोई तोड़-फोड़ हमने नहीं देखी, अभी तक कोई रास्ते बंद नहीं देखे, अभी तक का कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उस तरह से नहीं देखी। लेकिन अगर ये इन मुतासरीन को या ये जो एहतजाजी धरने में इस वक़्त मौजूद हैं, इनकी बातों को ना सुना गया, हुकूमत ने होश के नाखून अगर नहीं लिए, तो फिर ये अवाम रास्ते भी बंद करेगी, तोड़-फोड़ भी होगी। दयामर बाछा डैम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, जिसके ऊपर अब ये खड़े होंगे बोलने के लिए, तो हुकूमत के लिए बहुत टफ टाइम ये दिया जा सकता है। इसके ऊपर नज़रसानी की ज़रूरत है। नाज़रीन, आखिरी टॉप स्टोरी हमारे पास इस वक़्त मौजूद है कि ज़िली इंतज़ामिया की सबसे बड़ी नाअहली हुसैनाबाद टू थरगो, ये जस्ट 1.5 किलोमीटर की पड़ी है। जिसको जो टूट-फूट का शिकार है और ना ही यहाँ पे कोई लैंडस्लाइडिंग होती है और ना ये कोई गिर के टूटने के कोई इसका खदशा है। उसके बावजूद ये 1.5 किलोमीटर की टोटल ये पड़ी है, जो कि खस्ता हाल में है। जिसका कोई इस वक़्त निगहबान नज़र नहीं आता, कोई इसको पूछने वाला नज़र नहीं आता। हालाँकि ये जो 1.5 किलोमीटर की सिर्फ़ जो पड़ी है, ये शहरों को जोड़ने के लिए जो है वो इलाकों को, ज़िलों को जोड़ने में अहम किरदार अदा करता है। नाज़रीन, 3 टेन्योर तकरीबन गुज़र चुके हैं। आई रिमेंबर बैक इन 2018 आई हैव विज़िटेड ऑन दिस प्लेस, और ये रोड जो है वो एज़ इट इज़ थी, और अभी 2023 में जब मेरा विज़िट हुआ तब भी इस रोड की कंडीशन सेम थी। कोई इसमें रद्दो-बदल नहीं हुआ। मज़ीद ये खस्ता-हाली का ज़रूर शिकार हुआ है। इसके ऊपर काम, इसकी मुरम्मत, इसकी मेटलिंग और इसकी किसी ने ज़हमत नहीं किया है। और जब मैंने डॉक्यूमेंटेशन इसकी निकाली तो पता ही चला कि 3 टेन्योर गुज़र चुके हैं 15 साल से। तो ये खस्ता-हाल में ही ये पाया गया है। अभी तक नहीं बन पा रहा है। क्या वजह है? क्यों इसके ऊपर जो है वो नज़रसानी नहीं की जा रही है? ये ठेके तो दे दिए जाते हैं, फलाँ ठेकेदार को दे दिया, फलाँ ठेकेदार को दे दिया, लेकिन ये रोड का छोटा-सा जो है वो हिस्सा ना बन पाना, ये अलमिया नहीं है।
ये सवालिया निशान नहीं है, ये करप्शन का बहुत बड़ा घड़ा नजर नहीं आता यहाँ पर। तो ज़िले इंतज़ामिया ज़रा होश के नाखून लें। वहाँ के जो अवाम मुतालबा इस वक़्त कर रहे हैं कि ये इसको प्रॉपर्ली जो है वो बना के दिया जाए। ये कोई गिलगित-स्कर्दू रोड नहीं है कि इसमें आपको सदियाँ चाहिए होंगी, इसमें आपको सालों दरकार होंगे। 1.5 किलोमीटर की पड़ी को अगर ज़िले इंतज़ामिया बना के अवाम को ना दे सकें, तो फिर ज़िले इंतज़ामिया के जो कारनामे हैं, जो उनकी उनका जो काम करने का तरीका है, उनको सिर्फ सलाम ही किया जा सकता है, इसके अलावा दूसरी तीसरी कोई बात नहीं हो सकती। क्योंकि ये वाहिद पड़ी है जो कि 3 डिस्ट्रिक्ट्स को चौथे डिस्ट्रिक्ट से मिलाती है। स्कर्दू को ये मिलाता है खपलू से, स्कर्दू को ये मिलाता है खरमंग से, स्कर्दू को ये मिलाता है शिगर से। 3 डिस्ट्रिक्ट जो है वो इसी पड़ी के थ्रू गुजर के स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट से जाके मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो इंतज़ामिया सोई हुई नज़र आती है। और हम नुमाइंदों की तो क्या ही बात करें, नुमाइंदे तो इस वक़्त जो है वो फरिश्ता है। उनको ना कुछ कहा जा सकता है, उनको ना कुछ पूछा जा सकता है। बस ये है कि जब इलेक्शन हो तो फिर वो वोट माँगने के लिए इसी रोड के ऊपर से गुज़र के तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में जाएँगे, इसी रोड से गुज़र के वापस चौथे डिस्ट्रिक्ट स्कर्दू में पहुँचेंगे। नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज़ आप लोगों के सामने रखी। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।